हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग कंपेयर करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर को। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कैन पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट किसी भी पनिशमेंट को या किसी भी पर्सन को। कोई भी अगर जेल सेंटेंस मिला है, अगर उन्होंने उस पर्सन ने कोई एक ऐसा ऑफेंस क्या कहते हैं कमिट करा है अगेंस्ट अ सेंट्रल लॉ। गवर्नर के केस में गवर्नर भी इन सारी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही और शी कैन पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट द पनिशमेंट और सेंटेंस किसी भी पर्सन का, अगर उस पर्सन ने कोई भी ऑफेंस कमिट करा है अगेंस्ट द स्टेट लॉ। कीवर्ड यहाँ पर यही है। हालांकि हम इन सारी पावर्स को पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम गवर्नर के साथ आप कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं, तो याद रखना ये जो पार्डनिंग पावर हमने पढ़ी थी प्रेसिडेंट के केस के अंदर, यहाँ पर कीवर्ड है यही। प्रेसिडेंट के केस के अंदर यूनियन लॉ, और इधर मार्क कर देता हूं स्टेट लॉ। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिट और सस्पेंड और कम्यूटर डेथ सेंटेंस। ये इकलौती अथॉरिटी होते हैं हमारे देश के अंदर टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी। ठीक है। लेकिन गवर्नर कैनॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। अगर एक स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब करता भी है डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा, तो पार्डन ग्रांट करने की जो पावर होती है ये प्रेसिडेंट के पास लाई करती है, नॉट विद द गवर्नर। गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। कम कर सकते हैं, इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से 100% एक पिंजड़े से फ्री कर देना किसी को, ऐसा नहीं कर सकता। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है ये जो ग्रांट करते हैं पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट, सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट और कम्यूटेशन, ये ऐसा कोर्ट मार्शल, मिलिट्री कोर्ट ने अगर कोई सज़ा दी है किसी आर्म फोर्सेस के पर्सन को, उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती जल्दी बताओ। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था ये। बिकॉज प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, जबकि गवर्नर कुछ ऐसे होता है क्या, राज्यों के लेवल पर कोई आर्म फोर्सेस होती है हर एक राज्य की? नहीं ना। हमारे देश में आर्म फोर्सेस का मतलब कैसे लेवल पे वर्क करती हैं? सेंट्रल लेवल पे कि स्टेट लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे। उसके बाद हम इस चीज को देखते हैं जरा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। भारत का जो संविधान है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर रखी है, यानी कि रियल पावर किसके पास लाई करती है? पीएमएनएस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, है ना। प्रेसिडेंट को यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। रियल एग्जीक्यूटिव जो है इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति हैज टू एक्सरसाइज हिज और हर पावर्स एंड फंक्शंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड करते हैं पीएम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, सच्चाई के रखवाले ने, प्रेसिडेंट की इस ट्रू पोजीशन को समअप करते हुए बेसिकली ये कहा था, ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स हैं उसमें कहा था इन्होंने, कि भारत के संविधान के अंदर इंडियन यूनियन के ऊपर जो अथॉरिटी रखी गई है, एक ऐसा फंक्शनरी रखा गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। जो टाइटल है ये फंक्शनरी का, ये बिल्कुल हमें ऐसा सुनने को लगता है कि इट इज सिमिलर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। लेकिन यूएस में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री? प्रेसिडेंशियल। वहां पर रियल पावर किसके हाथ में होती है? हमारे देश में पीएम। ठीक है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट बियॉन्ड द आइडेंटिटी ऑफ नेम्स, इन दोनों में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। देयर इज नथिंग इन कॉमन बिटवीन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि अमेरिका के अंदर प्रेवलेंट है और जिस तरह की सरकार भारत के संविधान ने अपना रखी है। अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। और भारत के अंदर आपको दिखती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं, लाइक इन यूएसए, ही और शी इज द चीफ हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है पूरी की पूरी, इट इज वेस्टेड इन हिज और हर नेम।
लेकिन भारत के संविधान के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूके की तरह। बस वहां पर टर्म यूज होती है मोनार्क के लिए किंग और क्वीन, जो कि बिल को साइन करते हैं और वो एक्ट बन जाता है। और हमारे देश में जो सिस्टम होता है मोनार्किकल सिस्टम में होकर रिपब्लिक होता है, हमारे उस अथॉरिटी को कहते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है ही और शी इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन हुए फिर? पीएम। नहीं, पीएम ही है, सिर्फ पीएम, ठीक है, एक ही होगा हेड। तो ये चीज याद रखना। बीच में आपको आज पहली बार देखने को मिल रहा होगा श्रेया ये हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसको जो 11th क्लास की बुक है ना, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके अंदर लिखा रहता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव वर्ड भी आ रहा है, तो इसके ऊपर भी प्रीलिम्स में अलग से क्वेश्चन बन सकता है। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं नेशन को, लेकिन वो नेशन को रूल नहीं करते। ही और शी डज नॉट रूल द नेशन। रूल करने का काम होता है पीएम का। इन सारे टर्म्स के लिए श्रेय स्टिकी नोट लगा लेना, ठीक है। एक तरफ एक लगाना प्रेसिडेंट का और एक तरफ लगाना पीएम का, और वहां पर लिख लेना, ठीक है, रूलर ऑफ द नेशन, ठीक है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द नेशन, सिंबल ऑफ द नेशन। प्रेसिडेंट जो है ही और शी इज द सिंबल ऑफ द नेशन। ये सारे की टर्म्स हैं, हमें पता होने चाहिए, ठीक है मयूर। चलिए, तो प्रेसिडेंट जो है ही और शी इज प्लेस्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। हिज प्लेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज डेट ऑफ अ सेरिमोनियल डिवाइस, या फिर एक ऐसी सेरिमोनियल सील जिनके नाम पर देश के डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं, जाने जाते हैं। ही और शी इज जनरली बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ इट्स मिनिस्टर्स, ठीक है। वो कोई भी उनकी एडवाइस के बिना कुछ नहीं कर सकते, नॉर कैन ही और शी डू एनीथिंग विदाउट देयर एडवाइस। मैंने बोला था ना शुरू में ही, अक्सर जब से पॉलिटिकल लेक्चर चलते हैं, सांस और सूसू लेने के अलावा कोई भी इनका काम नहीं है खुद से जो ये कर सके। लेकिन अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति जो होते हैं, दे ही और शी कैन डिसमिस एनी सेक्रेटरी एट एनी टाइम। जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन यूनियन के, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती, सो लॉन्ग एज हिज मिनिस्टर कमांड अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट को कोई डिसमिस वगैरह नहीं कर सकते ऐसे एकदम से। ये सारी बातें किसने बोली? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। सच्ची बातें बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? श्रेय ऐसे ही होता है रियल में कि नहीं होता? बिल्कुल, तभी तो मैं बोलता हूं तुमको सच्चाई का रखवाला, है कि नहीं। तो इन एस्टिमेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, हमें कुछ रेफरेंस जो है वो देखना चाहिए। आर्टिकल 53, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 का, विच आर रिलेटेड टू यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो क्या होता है? आर्टिकल 53 की बात करें, ये कहता है आर्टिकल, जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के पास होती है, प्रेसिडेंट के नाम पर होती है, सॉरी, एंड इट शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था ना, सारे के सारे दस्तावेज, सारे के सारे नाम, पार्लियामेंट के द्वारा पास करे गए बिल, वो सब कुछ प्रेसिडेंट के ऊपर ही, उसके ऊपर मोहर लगाकर देता है, थप्पा लगाकर देता है, उसी के नाम पर सारा का सारा गेम चलता है ना। ये कह रहा है आर्टिकल 53। उसके बाद आर्टिकल 74 ये कहता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड करेंगे पीएम, ठीक है, एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, हु शैल, जब वो अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करेंगे तो उनको इसी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना है, अपनी अपनी नहीं चला सकते हैं। एंड लास्ट आर्टिकल 75 ये कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का बेडरॉक है, फाउंडेशन है उसका। वरना क्या पास हो जाए तो क्या हो जाएगा इनके साथ? नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए तो क्या हो जाएगा? एंटायर मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन बिकॉज मेंबर्स स्विंग एंड सिंग टुगेदर, है ना। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, कौन लेकर आया था इसको? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी इसको लेकर आई थी, इनेक्टेड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। देख रहे हो श्रेय, ये भी बदतमीज है ये लक्ष्मीकांत, ठीक है। इट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट, it made the president bound by the advice of the council of minister headed by PM, ठीक है।
कि उनको काम करना ही पड़ेगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं था कि ही और शी इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम। आर्टिकल 74 के अंदर, ओरिजिनल आर्टिकल 74 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हो। ओरिजिनल मतलब जब आर्टिकल 74 से जो लिखा हुआ था ना, ऐसा प्रेसिडेंट को बाध्य नहीं बनाया गया था कि उनको उस एडवाइस पे काम करना ही करना है। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया 1978 का, जिसको जनता पार्टी गवर्नमेंट लेकर आई थी हेडेड बाय मोरारजी देसाई, इन्होंने प्रेसिडेंट को ऑथराइज करा दैट ही और शी रिक्वायर्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि वो रिकंसिडर करें इस एडवाइस को, ईदर जनरली और अदरवाइज। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रेसिडेंट जो है ऐसा नहीं है। 1978 के 44th अमेंडमेंट एक्ट ने श्रेया ये बोल दिया था मयूर, प्रेसिडेंट को ये जो एडवाइस दी गई है उनको आंखें बंद करके इस एडवाइस को नहीं मान लेना है, वो रिकंसिडर करने के लिए एक बार इस एडवाइस को भेज सकते हैं। ठीक है, हाउएवर ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस स्टैंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन, यानी कि अगर दूसरी बार फिर से अगर एडवाइस आई ना तो फिर इनको काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी देख रहे हो, वर्ड देख लो, शैल लिखा हुआ है, मस्ट नहीं लिखा हुआ है। ऊपर भी देख लो, कहां गया ये शैल, और कौन सा आर्टिकल है वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं 74। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? बात समझ में आ रही है मेरी? बताओ। प्रेसिडेंट को ये बोला गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, प्रेसिडेंट को इंदिरा गांधी जी ने श्रेया मजबूर बना दिया था। प्रेसिडेंट वाज बाउंड बाय द एडवाइस। बाद में वर्ड डाला गया ही और शी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस। डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में कि नहीं है, बाउंड और शैल? बिल्कुल। यहां पर कोई चॉइस है? शैल में चॉइस होती है? यस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स प्रेसिडेंट में रिटर्न अ मैटर वंस, एक बार तो वो भेज ही सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, बट रिकंसिडर्ड एडवाइस जो है वापस अगर उनके पास आई वो बाइंडिंग होती है। अब इस गेम की एक बारी मजे देखना जरा। अक्टूबर 1997 की बात है, कैबिनेट ने रिकमेंड करा प्रेसिडेंट KR नारायण को कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो अंडर आर्टिकल 356 यूपी के अंदर। प्रेसिडेंट ने एक बार के लिए इस मैटर को कैबिनेट की रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया कि एक बार आप दोबारा जरा गौर फरमाएंगे अपनी इस बात पर, विच देन डिसाइडेड नॉट टू मूव अहेड इन द मैटर। फिर कैबिनेट ने वापस नहीं दिया प्रेसिडेंट KR नारायण को ये वाली एडवाइस। क्यों? एक रूल याद करो श्रेया, मैंने बताया था ना, राष्ट्रपति का कुछ भी बोलना या कुछ भी ना करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ना अभी लेक्चर्स के अंदर, प्रणब मुखर्जी का और नरेंद्र मोदी जी का। 5वीं बार जब मना कर दिया था उन्होंने उसको कि अब नहीं करूंगा मैं इसको, दम नहीं थी नरेंद्र मोदी जी की कि दोबारा वो उसको वो ऑर्डिनेंस को वो करवा लें उससे, है ना? बेइज्जती फील होती कि कितने बड़े आप फर्स्ट सिटीजन की निंदा कर रहे हो यार। ठीक है, हेंस बीजेपी लेड गवर्नमेंट अंडर कल्याण सिंह वॉज सेव्ड, बच गई थी वो यूपी के अंदर। बात एक और है, सितंबर 1998 की बात है, प्रेसिडेंट KR नारायण रिटर्न अ रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट दैट सॉट द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन बिहार। इस टाइम बिहार के अंदर आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स कैबिनेट ने री एडवाइस करा सेम चीज को, और जब री एडवाइस करा तब जाके प्रेसिडेंट ने ये बिहार के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया, क्योंकि आपको पता है ना रिकंसिडर्ड एडवाइस के अंदर उसको उनको वो चीज करनी चाहिए, तो उन्होंने कर दिया। इसका मतलब ये चीज देख रहे हो, जो पहला एग्जाम्पल है उसके अंदर राष्ट्रपति की इज्जत को रख लिया कैबिनेट ने, दूसरे एग्जाम्पल के अंदर राष्ट्रपति ने कैबिनेट की इज्जत को रख लिया, है ना? क्योंकि शेल दे रखा था ना, ही शेल एट। देखो शेल का मतलब ये है कि देखो नहीं भी करेगा ना तो इसका बाप नहीं करवा सकता है वाला काम इससे फिर। लेकिन उसने कहा देखो दूसरी बार आ रहा है, कैबिनेट ज्यादा अच्छे से समझता है, कुछ ना कुछ होगा। गवर्नर ने बेसिकली मुझे भी बोला था कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल कर गई है और कैबिनेट भी दूसरी बार बोल रहा है, तो मुझे कर देना चाहिए वाला काम। क्या नहीं कर सकता कि ये, हाँ ये प्रेसिडेंट रूल वगैरह के केस में कैबिनेट के डिसीजन को नहीं बिल नहीं है ना, क्योंकि है। उसके बाद दो द प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, है ही नहीं, सांस और सुसु लेने के अलावा कोई अधिकार खुद का है ही नहीं।
ही और शी हैज सम सिचुएशनल डिस्क्रिशन। दो कीवर्ड्स हैं शैली, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन तो नहीं है। डिस्क्रिशन मतलब होता है मन मर्जी, लेकिन सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। दूसरे शब्दों में अगर इसको डिफाइन करें, प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिशन, इज और हर डिस्क्रिशन, डेट इज विदाउट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। सारे मुद्दों को छोड़ के श्रेया, ये जानने वाली बात है हमारी, ये लर्न करने वाली बात है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर, कि भाई कुछ तो ऐसा बता दे प्लीज यार कि कब तू बिना मिनिस्टर की एडवाइस पे कुछ और सांस और सुसु लेने के अलावा काम कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हमें बोलती है कि ठीक है भाई, सांस और सुसु लेने के अलावा 3 मुद्दे और हैं जहां पर इसकी चल सकती है, जहां पर इसको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती लोकसभा के अंदर, या फिर पीएम इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, तब जाके कहता है अच्छा मैं किसी को भी चुन सकता हूँ, सच्ची बताओ। श्रेयस को यकीन नहीं होता, सच्ची सच्ची ऐसी करता रहता बेचारा, ठीक है। दूसरा, डिसमिस करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जब वो अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा के अंदर प्रूव ना कर पाए, ठीक है। तीसरा, लोकसभा का डिसोल्यूशन करना, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो अभी तक कॉन्फिडेंस में थे लेकिन उन्होंने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी, तब ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसलिए तो बोला गया था ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, ये भी जब परिस्थिति अलाउ करेगी ना तब, ठीक है। हाँ अच्छा, मौके पे चौका नहीं छक्का, अच्छा क्या कह रहे हो। सेकेंड ऑप्शन में देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपना, ये वो केस है, इसको सिंपल भाषा में बताऊं, ये मान लो केस नो कॉन्फिडेंस मोशन का, और यहां पर, और एक सेकंड, और यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन का केस मत मान लो, यहां पर ये मान लो कुछ सपोर्टर्स ने खींच लिया, सत्ता गिरा दी आपकी। हाँ बस हाँ, अब चिरा आप कुछ बोल रहे थे, बताओ, आप बताओ। नहीं होनी थी, हाँ। यस। नहीं, कौन से केस के अंदर बोल रहे हो मतलब। नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हो, हाँ हाँ ठीक है। तो उनको फिर जाना ही था, अगर वो एक मिनिस्टर भी अगर आंसर नहीं कर पाया और उसका वो हो गया, तो फिर उस केस के अंदर ये डिसमिस कर देते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है। एंड लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मेजोरिटी खत्म हो गई है। अच्छा, क्या ये दोनों केसेस ऐसे दे रखे हैं क्या 5 साल से पहले पहले, हो सकता है क्या। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल केस ही वही है, पहली बात तो, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा प्रेसिडेंट का चैप्टर तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हो गया, लेकिन इसी के साथ हम इसी लेक्चर में देख लेते हैं छोटा सा टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के केस के बाद अब ये चीज़ बची है ना कि मयूर बेचारा ये टॉपिक हमसे कह रहा है कि उसके बारे में इतनी तारीफ करो, कुछ मेरे बारे में बोल दो यार, मेरी ये बता दो संवैधानिक पोजीशन, कुछ तो मेरी भी होगी। तो राज्यपाल की संवैधानिक पोजीशन के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गिवन है, स्टेट्स के अंदर भी, सेंटर के अंदर भी। कॉन्सिक्वेंशली गवर्नर जो है, ही और शी हैज़ बीन मेड ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक प्रेसिडेंट। राज्य के अंदर जो रियल एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो चीफ मिनिस्टर और इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। यानी कि गवर्नर अपनी पावर्स एंड फंक्शंस को तभी एक्सरसाइज कर पाते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, एक्सेप्ट इन मैटर्स, ठीक है, जहां पर ही और शी इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, कि जब उनको मिनिस्टर की एडवाइस नहीं लेनी पड़ेगी। गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को देखते हुए आर्टिकल 154, 163 और 164 का रेफरेंस हम लोग जानते हैं। सबसे पहले 154, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है राज्य की, ऐसा बोला जाता है इट इज वेस्टेड इन द नेम ऑफ गवर्नर, और गवर्नर के द्वारा ही वो एक्सरसाइज होनी चाहिए ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर जो कि इससे सबऑर्डिनेट हो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 154। उसके बाद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसके हेड हो चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ताकि वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस कर सके कि किस प्रकार से उनको अपने पावर्स एंड फंक्शंस को एक्सरसाइज करना है, ठीक है, और कब वो अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल 163 में ऐसा बोला गया है। और 164 ये बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये जो प्रोविजन है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बेड रॉक है, फाउंडेशन है, बोथ एट द सेंटर एंड एट द स्टेट।
तो हमें ये चीज़ क्लियर है ऊपर वाले इन 3 पॉइंट से 154, 163 एंड 164 डैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो गवर्नर की वो प्रेसिडेंट से 2 एस्पेक्ट में डिफर करती है। ये एमपी जैन की जो बुक है उसके अंदर बोल रखा है। राज्यपाल की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से डिफर करती है, जो कि अभी हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा। ठीक है, कैसे 2 एस्पेक्ट के अंदर। वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स या एनविसाजेस या एक ऑब्जेक्टिव देता है द पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर एक्टिंग एट द टाइम्स इन डिस्क्रिशन, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो प्रेसिडेंट के केस में नहीं दे रखी है। क्योंकि एक बात बताओ, आप बोलोगे कि अभी तो आपने पढ़ाया कि यहाँ पर दे रखा है डिस्क्रिशन पावर प्रेसिडेंट की। यार वो डिस्क्रिशन पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ी ना गिवन है, वो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। तभी तो मैंने मार्क करा इसको नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। दूसरा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद मिनिस्ट्रियल जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग कर दी गई थी, लेकिन नो सच प्रोविजन हैज बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर। अब आप कहोगे बाइंडिंग तो है नहीं क्योंकि 44th अमेंडमेंट एक्ट तो शैल वर्ड यूज करता है। देखो हमें फिर भी इसको बाइंडिंग ही मानना पड़ेगा। क्यों? जब सेकेंड टाइम वो आती है, और अभी हमने रियल केस भी देखा था प्रेसिडेंट के केस के अंदर, याद है 1998 का केस, ये वाला प्रेसिडेंट के आर नारायण वाला केस, और बिहार के अंदर जब ये प्रेसिडेंट रूल लगना था, दूसरी बार तो करना ही पड़ता है ना। हालांकि उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी करेंगे यार। आपको भी पता है थ्योरेटिकली चाहे कुछ भी लिख लो, तो वो बाइंडिंग है कुल मिलाकर प्रेसिडेंट के ऊपर। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ बात ही नहीं करी ऐसे राज्यपाल के बारे में, तो ना हम ये बोल सकते हैं वो शैल है ना वो बाउंड है कि नहीं श्रेया मयूर? हरनीत सब कुछ समझ में आ रहा है? शैली कोई? कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर दैट इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस, कि कोई भी मैटर जो है वो गवर्नर की डिस्क्रिशन में फॉल करता है कि नहीं करता, गवर्नर का डिसीजन इस केस में फाइनल होता है। एंड वैलिडिटी किसी भी चीज़ की जो उसने कर रखी होती है डन बाय हिम, इट कैन नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन ऐसे ग्राउंड पे डेट ही और शी ऑट और ऑट नॉट टू हैव एक्टेड इन हिज डिस्क्रिशन। यानी कि आप उनके डिस्क्रिशन को चैलेंज नहीं कर सकते। गवर्नर का ये जो चीज़ होती है डिस्क्रिशन होती है फाइनल होती है। अब बता तो दो भाई कि जो राज्यपाल होता है उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि राष्ट्रपति के पास नहीं है। नंबर 1, वो बिल को रिजर्व करके रख सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरी, याद है वो ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल कर गई है, आओ प्रेसिडेंट रूल लगा दो। ठीक है। तीसरी चीज, वाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग ड्यूटी, एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहते हैं हम लोग? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। इन केस ऑफ एडिशनल चार्ज, तो ये वहां पर कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है, इनको कोई नहीं सिखाएगा। ये कहते हैं मुझे बनाया ना तुमने एडमिनिस्ट्रेटर, मैं देख लूंगा। और एडजॉइनिंग टेरिटरी का क्या? याद है जब मैंने आपको बताया था 2 से 3 यूटी या फिर 2 से 3 स्टेट को ये संभाल सकते, लेकिन यहां पर बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटर की, एलजी की। उसके बाद डिटरमाइनिंग द अमाउंट दैट इज पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम टू एन ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज रॉयल्टी। समझ जाना इस चीज को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये, यहां पर माइनिंग का काम होता है। मिनरल एक्सप्लोर जो होते हैं उसके लिए जो लाइसेंस देने का काम होता है इस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा। क्योंकि कुछ सारे एरियाज वहां पर ऐसे हैं, आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरियाज जो बेल्ट देखने को मिलती है और ज़्यादातर जनसंख्या तो नॉर्थ ईस्ट की है, वो ट्राइबल पॉपुलेशन की है। वहां पर अगर माइनिंग अलाउ हो रही है तो जो प्रॉफिट है वो कम से कम यहाँ पर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास तो आने चाहिए। तो ये डिटरमाइन करते हैं राज्यपाल इन सारी राज्यों के अंदर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर। और कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट मत लिख देना, सिक्किम विक्किम। ठीक है, यही 4 कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, मिनरल एक्सप्लोरेशन का जो उन्होंने लाइसेंस दिया था उसके लिए। अब ये चीज 6 शेड्यूल के अंदर गिवन है। 6 शेड्यूल डील करती है ना ट्राइबल मैटर से, पैराग्राफ 9 क्लॉज 2 के अंदर। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है एज टू द शेयर ऑफ सच रॉयल्टीज टू बी मेड ओवर टू अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो गवर्नर को रेफर करना चाहिए फॉर डिटर्मिनेशन। और जो अमाउंट गवर्नर डिटरमाइन करते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपनी कैपेसिटी में,
इट शैल बी डीम टू बी द अमाउंट पेबल टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और गवर्नर का डिसीजन कितना पैसा उन्होंने जितना बोल दिया वो फाइनल होगा। 6th शेड्यूल जो है इट कंटेन्स द प्रोविजन कि कैसे ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्टर होने चाहिए इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एंड इन्हीं चार का जिक्र था ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसलिए लिखा हुआ है। ये वाला पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है श्रेया, आज तक नहीं आया इसके ऊपर क्वेश्चन। आ सकता है इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन, इस पूरे पॉइंट के ऊपर। अगला अगला है मयूर, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल मैटर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, कोई भी मुद्दा है इसके ऊपर ये मांग सकते हैं इन्फॉर्मेशन। अब ये दम पता है क्यों रखते हैं गवर्नर ऐसा करने की? क्योंकि गवर्नर किसका एजेंट होता है? सेंटर का, इस वजह से। ठीक है, इन एडिशन टू द अबव कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, जहां पर वो डिस्क्रिप्शन पावर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है राज्यपाल के लिए, क्या राष्ट्रपति के लिए कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शनरी पावर संविधान में? बिल्कुल नहीं। गवर्नर लाइक द प्रेसिडेंट, इनके पास भी सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन होती है, डेट इज हिडन डिस्क्रिप्शन, जो कि ऐसी एक्सीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी सिचुएशन से डिराइव होती है, जो कि प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से राइज होती है। सिचुएशनल, बेसिकली आप मान लो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन, सर्कमस्टांसेस की वजह से फिक्स नहीं है। सेम चीज़ जैसा कि हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ी थी, ये सब चीज़ें, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम और वो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, जब किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, या फिर जब चीफ मिनिस्टर जो होता है ऑफिस के अंदर ही और शी डाई सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करना जब वो प्रूव ना कर सके अपने कॉन्फिडेंस को लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर पर, विधानसभा के फ्लोर पर। तीसरी चीज़, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी मेजोरिटी खोती है। अच्छे से चीजें समझ में आई क्या? ए टू जेड। ठीक है, यस। लास्ट चीज एक ये है, गवर्नर के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं टू डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट ने कुछ इनको डायरेक्शंस दी हैं राज्यपाल को कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें निभानी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल को दी है, एक पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को दी है। इन दिस रिगार्ड गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट करना पड़ता है, विच इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, और फाइनली गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन पे ऐड करते हैं। अब ये क्या होता है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके लिए प्रेसिडेंट को बोलेंगे डायरेक्शन देके? केसेस तो नहीं है ये, बेसिकली कौन कौन से राज्यपालों को बोला जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा? महाराष्ट्र को, कि तुम सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश करो फॉर द रीजन ऑफ विदर्भ एंड मराठवाड़ा। दूसरा, गुजरात के अंदर सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स सौराष्ट्र और कच्छ के लिए स्टैब्लिश करना। नागालैंड, विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट फॉर सो लॉन्ग एज द इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द नागा हिल्स ट्यूनसेंग एरियाज कंटिन्यू, ये वहां पर डिस्प्यूटेड रीजन है। ठीक है, लड़ाई चलती रहती है। याद है ग्रेटर नागालैंड की डिमांड की सेपरेट कंट्री बना, तो ये भी यहीं से मर्ज हुई थी। उसके बाद असम के अंदर कि यहाँ के ट्राइबल एरियाज को कैसे एडमिनिस्टर करना है। मणिपुर के अंदर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरियाज इन द स्टेट। सिक्किम के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और वहां पर सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट को डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल की सुनिश्चित करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश के अंदर विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। कर्नाटका के अंदर सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड को स्टैब्लिश करना फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन। यानी कि आज तक श्रेया इस टॉपिक का मतलब ये है, राष्ट्रपति ने इन स्टेट्स के गवर्नर को ये डायरेक्शन इशू करे हैं कि तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए एडिशनली, कि तुम इन सारे राज्यों में ये सारे काम करो। ठीक है, इतना ही है अभी तक ये केस। और ये जो प्रोविजन है ये ऐड करी गई थी बाय 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012। अब 98th अमेंडमेंट एक्ट 2012 ये रिसेंट ही है, तो इसको हम देखते हैं क्या है। इट प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। स्पेशल प्रोविजन जो हैं वो एम करती हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हो जिससे इक्विटेबल एलोकेशन हो फंड्स का हैदराबाद और कर्नाटका रीजन में। ठीक है,
ताकि डेवलपमेंट नीड्स जो हैं पूरे के पूरे रीजन की फुलफिल हो सकें, ह्यूमन रिसोर्सेज का एडवांसमेंट हो सके, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करा जा सके, ठीक है, सर्विस और लोकल कैटर में सर्विस और जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान हो स्पेशली एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये सब आ सके। कुल मिलाकर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, जनता की भलाई की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट हैज़ असाइंड अ डुअल रोल टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडियन फेडरल सिस्टम। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है स्टेट का, एज वेल एज सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव भी है गवर्नर, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव। कैसे याद है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब भी फेल करती है स्टेट के अंदर तो ये किसको बोलते हैं, राज्यपाल। क्या के प्रेसिडेंट रूल लगा दो अंडर आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट को। पीएमएन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो नहीं बोलते ना, नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट क्या खुद ही किसी को भी गवर्नर एज अपॉइंट कर देता है किसी भी राज्य के अंदर, वो खुद उनकी रिकमेंडेशन में करता है। तो ये जो झोलझाल है ना, ये ऐसे ही है, ये रिवीजन से ही मिटेगा, ठीक है, दिमाग के अंदर। संविधान तो फिक्स है अपने झोलझाल में कि हाँ भाई ये झोलझाल हमारी तरीके से जस्टिफाइड है आपको बस अपने दिमाग से मिटाना है। तो हमने दोस्तों प्रेसिडेंट का चैप्टर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये कंप्लीट करा, बहुत अच्छे से। वाइस प्रेसिडेंट का हम पहले ही कर चुके थे, एंड यहाँ पर हम लोगों ने गवर्नर का चैप्टर भी जो है वो साइमल्टेनियसली काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करा। तो हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ये जो गवर्नर का जो चैप्टर है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने तीनों को कवर कर लिया, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हमारी जो डिबेट एंड डिस्कशन थी चैप्टर 17, 18 एंड 30 को लेकर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंबाइंड रूप से कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।